नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए पाठ्यक्रम के आधार पर संपूर्ण हिंदी विषय के अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अर्थात परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों में से आपको अगर आदिकाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे प्रश्न। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए ये है काफ़ी मददगार रहेगी। तो आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने भाषा विज्ञान से संबंधित जो है काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया था मैराथन क्लास के माध्यम से। हम संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को मैराथन क्लास के माध्यम से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी परीक्षा की तिथि जो है पास ही आने वाली है। तो जितने अधिक प्रश्नों की आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए जो है मददगार साबित होगा, हेल्पफुल रहेगा। जो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास में हम देख लेते हैं आदिकाल के लेखन परंपरा सहित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं आदिकाल से संबंधित हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के भी कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 आदिकाल का प्रश्न हमारा, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई। आप सभी को पता है आदिकाल के अंतर्गत अलग अलग साहित्यों की रचना की गई, जैसे कि नाथ साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और लौकिक साहित्य। इस प्रकार से अलग अलग साहित्य में आदिकाल में रचना हुई, लेकिन सबसे अधिक जो रचना हुई जिस साहित्य में वो रहा हमारा जैन साहित्य। आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जल्दी प्रश्नों को करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है आपको 51 प्लस जो है देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया। तो विजयपाल रासो जो ग्रंथ है वो निम्नलिखित में से अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, और अपभ्रंश भाषा में ही लिखा जाने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3, राजशेखर सूर्यकृत जो नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजशेखर जी द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया नेमिनाथ फागु, इसका प्रमुख जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में ये रचना की गई। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न नंबर 4, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान जी द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ कौन सा है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ निम्नलिखित में से खुमान रासो है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6, कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। नहीं और है में आपको ध्यान रखना है परीक्षा में, क्योंकि हमारे आते हुए प्रश्न काफ़ी बार गलत हो जाते हैं क्योंकि हम प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। इसलिए आपको देखना है कि नहीं पूछा हुआ है परीक्षा में या है पूछा हुआ है। तो अप्रमाणिक ग्रंथों में मानने वालों में शामिल नहीं है, यानी कि डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद ओझा तीनों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है कि इस ग्रंथ का कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं मिला। तो ऐसा माना है रामचंद्र शुक्ल, बुलर और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, लेकिन मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जो है क्या माना है, प्रमाणिक माना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, यह कथन किसका है। तो पृथ्वीराज रासो को बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ किसने माना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है और साथ ही ये कह दिया है ये बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, खुमान रासो की प्रमाणिक कीर्ति कहाँ संग्रहित की गई। खुमान रासो की जो प्रमाणिक कीर्ति है निम्नलिखित में से पुणे संग्रहालय में संग्रहित की गई। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया। तो चार्ल्स इलियट जो विद्वान है इन्होंने जो है आल्यखंड का जो है प्रकाशन कराया। परमाल रासो ग्रंथ का नाम इन्होंने आल्यखंड दिया और इस नाम से इन्होंने जो है
इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया। ये आपको ध्यान रखना है। और आल्ल और उद्दल 2 वीर योद्धाओं की कहानी का वर्णन है इसमें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? अभिमान मेरु की बात आए तो अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा मेरु तुंग। अगर एक शब्द और लगा दिया जाए स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा, तो स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले विद्वान है पुष्यदंत। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि जो रचना है उसके रचयिता मेरुतुंग जी हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचयिता सोमप्रभु सूरी है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है दोहा छंद। उसके बाद देख लेते हैं आगे। किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल की परिभाषा हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार से आपको शुक्ल जी की ये परिभाषा देखने को जो है हमने प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी काफ़ी बार हमने पढ़ी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा शुक्ल। इन्होंने साहित्य इतिहास को जो है साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है जनता की चित्तवृत्तियों के आधार पर बनाया है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन्होंने जो साहित्य का इतिहास है उसका जब काल विभाजन इन्होंने किया तो प्रवृत्ति के आधार पर किया। प्रवृत्ति वहाँ की जो प्रवृत्ति रही उसी आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। जैसे कि आदिकाल का इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल, क्योंकि वहाँ उस समय में जो आदिकाल के समय में वीरता की अधिक रचनाएं लिखी जाने लगी। जैसे राजा महाराजाओं का समय था, जो वहाँ के दरबारी कवि थे वे अपने राजाओं की वीरता से संबंधित रचनाएं करते थे। तो युद्धों का भी जो है अधिक वर्चस्व था और इसलिए जो है रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर काल कहा। वीर गाथा काल, वीर काल नहीं, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। अगर केवल वीर काल की बात आ जाए, गाथा शब्द को हटा दिया जाए, तो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 17 प्रश्न नंबर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? तो 4 कालखंडों में विभाजित किया। बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे जाता है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? तो इनमें से ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? काल कर्म के अनुसार जो कवियों का वर्गीकरण है हिंदी साहित्य का इतिहास को किसने लिखा है काल कर्मानुसार, ये आपको बताना है। तो जॉर्ज गिरियसन द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको काल कर्मानुसार लिखा गया। इससे पहले जो 2 विद्वान हुए, गारसा दास्तासी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को अपनाई दोनों विद्वानों ने? वर्णानुक्रम। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इस प्रकार से प्रश्न कि वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की या किसने लिखा। काल कर्मानुसार जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सबसे पहले लिखने वाले विद्वान कौन रहे। इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार से परीक्षा में अगर घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाए तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करोगे, अधिक से अधिक प्रश्नों को बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, भविष्य कथा के रचयिता कौन है?
तो भविष्य कथा जो रचना है वो किसने लिखी? धनपाल ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो प्राकृत पेंगलम एक छंद शास्त्र है। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कीर्ति किस लेखक की है, ये आपको बताना है। तो सबसे प्राचीन कीर्ति हम शिव सिंह सेंगर की मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि गारसा दातासी से पहले जो लेखक हुए उन्होंने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की जो शुरुआत की है, सूत्रपात किया है, वो विद्वान रहे गारसा दातासी, जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान नाम इतिहास ग्रंथ इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिख करके जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत की। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर उसके बाद जो है जॉर्ज गिरियसन ने काल कर्मानुसार पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य इतिहास द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। फिर उसके बाद जो है शुक्ल जी आए, फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा, इस प्रकार से गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। इस प्रकार से हिंदी साहित्य लेखन की अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग हिंदी साहित्य इतिहास लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। ढोला मारूरा दोहा की नायिका। ढोला मारूरा दोहा के जो रचना है उसका नाम है, जो रचनाकार है उसका नाम है कल्लोल कवि रहे हैं पहले, लेकिन बाद में कुशल लाभ ने कुछ पद और जोड़ करके ढोला मारूरा दोहा की रचना की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसकी नायिका पूछी हुई है, तो इसकी नायिका है मारवाड़ी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। प्रथम बावनी काव्य है, तो प्रथम बावनी काव्य मृत्तिका प्रथमाक्षरा दोहरा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का जो यथार्थ चित्रण हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? प्राकृतानुशासन के लेखक जो है हेमचंद्र है, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 28। कीर्ति लता की रचना अवहट में है, इसमें अवहट है मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश या अवधि भाषा या ब्रज भाषा या मैथिली युक्त ब्रज भाषा। तो आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। बढ़ते हैं, जिसमें मैथिल से युक्त जो अपभ्रंश है उस भाषा का विकास ही जो है अवहट कहलाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? ये हम पढ़ चुके हैं, खंड काव्य। बढ़ते हैं आगे। कैमासवद किस ग्रंथ का एक सर्ग है? तो ये जो है पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना है। अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो इनमें से आप जो है 57 माइनस करके ईस्वी निकाल सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। राहुल सांस्कृतायन ने आदिकाल को क्या कहा? तो राहुल सांस्कृतायन जी द्वारा आदिकाल का नाम जो है सिद्ध सामंत काल कहा गया। अंधकार काल आदिकाल को कहा पृथ्वी नाथ कमल कुलश्रेष्ठ। इस प्रकार से आपको हर एक कालों का ध्यान रखना है कि किस विद्वान द्वारा आदिकाल को क्या कहा। और कला काल कहा शंकर शुक्ल रसाल ने, और बीजवपन काल कहा जो है बीजवपन काल किसने कहा आदिकाल को? वो कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आपको ध्यान रखना है। और आदिकाल को जो अंधकार काल है, ये एक परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है। अंधकार काल का नाम जो है रीतिकाल का जो नाम है वो अधिक प्रसिद्ध हुआ है। रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? तो एक विद्वान हुए हैं त्रिलोचन। इन्होंने जो है रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आदिकाल को किन किन विद्वानों द्वारा क्या क्या नाम दिया गया?
तो ये आगे हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कर लेंगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, चारण काल और संधि काल। बढ़ते हैं आगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों। जॉर्ज गिरियसन ने आदिकाल को क्या कहा? तो जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा आदिकाल को जो है चारण काल नाम दिया गया। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? आदिकाल को आविर्भाव काल कहने वाले डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी दोनों विद्वान रहे। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले निम्नलिखित में से कौन विद्वान रहे, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वासुदेव सिंह। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार काल नाम दिया मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को जय काल किसने कहा? जय काव्य किसने कहा? आदिकाल को जो है जय काव्य की जो संज्ञा दी है वो निम्नलिखित में से रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आदिकाल को वीर काल कहने वाले विद्वान जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहे। मैंने आपको बताया था अगर वीर गाथा काल की नाम आ जाए, वीर गाथा काल, तो रामचंद्र शुक्ल ने, और केवल वीर काल नाम आ जाए तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो राम खेलावन पांडे ने कहा। 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार पंक्ति किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियाँ जो है जगनिक की है, जो कि परमाल रासो नामक ग्रंथ में लिखी गई है। पढ़ते हैं कि 12 बरस ले कुकर जिए 16 लो जिए सियार, यानी कि 18 बरस क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार, यानी कि जो क्षत्रियों का जीवन है, योद्धाओं का जीवन है, वो केवल 18 वर्ष ही होता है, आगे के जीवन जो को धिक्कार है। इस प्रकार से ये पंक्तियाँ लिखी गई। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 43। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो है श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। इसमें शौर्य और विलासताओं का भी स्वाभाविक जीवांत चित्रण हुआ है। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। लेकिन जो है आदिकाल में राष्ट्रीय प्रेम की भावना हमें देखने को नहीं मिलती, राष्ट्रीय संकुचित राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है। तो राजा महाराजा होते हैं, वे अपने राज्य को ही राष्ट्र समझ बैठते हैं, तो संपूर्ण राष्ट्र को वे राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, केवल अपने अपने राज्यों से अधिक प्रेम करते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 44। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध जो माना है तो रासायन से माना है। शुक्ल जी द्वारा रासायन से जो है रासो शब्द का संबंध माना है कि रासायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अलग अलग विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना गया, जैसे सरहप्पा को माना राहुल संस्कृतायन ने, और स्वयंभू को माना जो है रामकुमार वर्मा ने, और पुष्यदंत को माना शिव सिंह सेंगर ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है हमें बिसल देव रासों में। पृथ्वीराज रासों के रचयिता निम्नलिखित में से चंद बरताई है। पृथ्वीराज रासों की भाषा हम जो है ब्रज कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासों की भाषा है डिंगर और पिंगल, जिसमें कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अधिक जो है हमें देखने को मिलते हैं ब्रज भाषा अधिक होने के कारण यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम ब्रज ही आंसर लगाएंगे। बढ़ते हैं आगे, और ऑप्शनों के अनुसार ही आपको ध्यान रख आंसर देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और ऑप्शन में किस प्रकार से उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कई बार हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ऑप्शन में ये तो हम है ही नहीं कि ब्रज जो पृथ्वीराज रासों की जो भाषा है वो पिंगल है या फिर डिंगल है या फिर डिंगल पिंगल है, इस प्रकार हमने पढ़ी है। लेकिन ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक होने से के कारण जो है इसकी भाषा हम ब्रज भी मान सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि साथ ही जो है अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग हुआ है और साथ ही राजस्थानी शब्द भी मिले हुए हैं पृथ्वीराज रासों में।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो सर्गों को क्या कहा गया है? समय। पृथ्वीराज रासो में सर्ग अथवा समय कितने हैं? तो 69 है, 69, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 51। बिसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? तो बिसल देव जो रासो है उसका काव्य रूप निम्नलिखित में से क्या है, आपको बताना है। तो बिसल देव रासो का काव्य रूप एक गीति काव्य माना जाता है, जो कि गाया गया रासो ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे। वीर गाथात्मक रचना नहीं है, इनमें से वीर गाथात्मक रचना कौन सी नहीं है? वो है बिसल देव रासो, जो एक सिंगारिक परक रचना है। आदिकाल की प्रमुख सिंगारिक कीर्ति अभी हमने पढ़ा है बिसल देव रासो। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो कड़वक शैली कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है और प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। रानीपन और सामान्य जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका रानीपन और सीमांत जीवन से बंधन की मुक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की खास विशेषता है? ये है बिसल देव रासो की। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? तो कनवज कैमासवद जो है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय माना, कैमासवद नहीं है, कनवज युद्ध है। कनवज युद्ध है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनवज युद्ध। अगर कैमासवद पूछा जाता है तो परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कैमासवद किस रासो ग्रंथ का सर्ग है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सर्ग भी जो है पृथ्वीराज रासो का है, लेकिन सबसे बड़े सर्ग की बात आ जाए तो कनवज युद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58। तो देख लेते हैं। चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? तो गारसा दातासी ने चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कवि कहा है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है हमें बिसल देव रासो में। बिसल देव रासो में हिंदी बारहमासा सबसे पहले मिलता है। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो की नायिका आप सभी को पता है, संयोगिता पृथ्वीराज रासो की नायिका है और राजमती बिसल देव की नायिका है। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है? तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन है? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62। पृथ्वीराज रासो मूलतः एक प्रास्तिक काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, तो कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष माना जाता है पृथ्वीराज रासो का? वो माना जाता है उसकी ऐतिहासिकता। कुछ विद्वान उसको ऐतिहासिक पर मानते हैं, कुछ अनैतिहासिक ग्रंथ, जैसे कि एक विद्वान ने तो पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ कह डाला, हीराचंद ओझा जी ने। और इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 65। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई? तो इतिहास की उपेक्षा जो है पृथ्वीराज रासो में की गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्गारता के रूप में प्रसिद्ध हुए कर्नल जेम्स टॉड। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा बिसल देव रासो की नायिका। बिसल देव रासो की नायिका हमने देखी थी राजमती। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद तो दोहा छंद सबसे प्राचीन छंद माना जाता है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो वो है दलपति विजय, जिन्होंने खुमान रासो की रचना की है। खुमान रासो की रचना जो है अजमेर के शासक से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने अपनाई? तो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा और आदिकाल भी कहना उचित ठहराया। इसी प्रकार से आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी और आधुनिक काल भी नहीं नकारा। तो हर एक कालों के इन्होंने दो नाम को स्वीकार किया है। इसलिए माना जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है।
बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 72। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो कीर्तिलता की भाषा को इन्होंने अवहट कहा है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो विद्यापति को कवि शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल आदि नामों से जाना जाता है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया है। प्रश्न संख्या 75। देसी बहाना सब जन मिठा ते तपियो अब हटा। जो देशी भाषा होती है, अपनी भाषा होती है, सबसे अच्छी मानी है किसने? तो किस विद्वान द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है, ये कहा गया है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा विद्यापति। देसी भाषा जो देश भाषा इन्होंने सबसे सर्वप्रिय मानी है विद्यापति ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 76। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है विद्यापति जी के संबंध में। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति जो है शैव मत के अनुयायी थे। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है अमीर खुसरो को तो है तोताए हिंद की संज्ञा दी गई है। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना? तो अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि जो है राम कुमार वर्मा ने माना। और राम कुमार वर्मा ने, अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो स्वयंभू को माना। ये इस प्रकार से आपको तथ्यों की बार बार रिवीजन करनी है। बार बार रिवीजन से ही आपको तथ्य याद रह पाएंगे। और जो बच्चे जो है DEET+B TGT PGT हिंदी विषय की प्रॉपर तरीके से विद नोट्सों के साथ, विद टेस्ट सीरीज के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8383828437 पर जो है मैसेज करके बता सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 81। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का असली नाम जो है अब्दुल हसन है। हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का कोई स्थान नहीं। ये जो विचार है ये किस विद्वान द्वारा कहा गया कथन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। अगर एक लाइन में प्रश्न पूछा जाए इस कथन से, तो ये पूछा जाता है हिंदी में मिलावट नहीं खपती किस विद्वान ने कहा? तो हिंदी में मिलावट नहीं खपती अमीर खुसरो जी द्वारा माना गया, कहा गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कठिन डगर है पनघट की। ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो जी की है। काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे। ये पंक्तियाँ भी जो अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई है। खालिक बारी जो रचना है वो भी अमीर खुसरो जी की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 86। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था कबीर की अपेक्षा। ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि कबीर को इन्होंने कम महत्व दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः एक जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? तो अपहोती अलंकार का इन्होंने प्रयोग करके अपनी मुकरियों पहेलियों में चमत्कार उत्पन्न किया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 89। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग जो है अमीर खुसरो ने किया। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो हिंदी का जो प्रथम वास्तविक महाकवि जो है चंद बरदाई है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मिश्र बंधुओं ने ये कथन कहा है। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर से है? तो बिसल देव रासो का जो संबंध विग्रह राज चतुर से है। बिसल देव रासो को ही विग्रह राज चतुर के नाम से जाना जाता है। और ये बिसल देव रासो जो कौन से नंबर के बिसल देव रासो है? तृतीय नंबर के रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 बिसल देव रासो रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर के रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 92। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो है। डॉक्टर नरपति स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं?
डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से रसिक शब्द से मानी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासो में बिसल देव के साथ किस विवाह वियोग व पुनर्मिलन की वर्णन है? किसके आएगा भाई? किस विवाह नहीं, किसके विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा राजमती। बिसल देव रासो की जो नायिका है वो राजमती है और बिसल देव के साथ इनके जो विवाह वियोग और पुनर्मिलन की 4 खंडों में कथा को वर्णित किया गया है। कई बार खंड भी पूछ लिए जाते हैं, कितने खंडों में बांटा हुआ है बिसल देव रासो ग्रंथ को? तो 4 खंडों की कथा है ये। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? तो पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। पृथ्वीराज रासो जो कि हजारी प्रसाद जी ने दी थी, नाम दिया है। हजारी प्रसाद ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो रचना जो है अर्ध प्रमाणिक रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 96 तो देख लेते हैं। उक्ति धर्म विशाल श राजनीति नवम रसम खट भाषा पुराण च कुराणम कथितम मया। जो ये पंक्तियाँ हैं ये चंद्रबरदाई जी द्वारा, एक सेकंड भाई, पंक्तियाँ किस कवि की है ये पूछा हुआ है, किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ जो है चंद्रबरदाई जी की हैं और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ये पंक्तियाँ लिखी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 97, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा हमें नाथ संप्रदाय में देखने को मिलती है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? तो अवधूत मत भी जो है नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहु, ये पंक्तियाँ जो है चरपटनाथ जी की है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी जो संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु व्यक्तित्व था। तो ये कथन जो है किस विद्वान का है? तो ये कथन निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। तो इस प्रकार ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। आजकल जो प्रश्न पूछे जाने का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। कथनों के माध्यम से भी काफ़ी प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और साथ ही पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो रचनाएं होती हैं उनके अंदर से उनकी कथा वस्तु से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता ये रचना किसकी है। तो ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न थोड़े से कम पूछे जाने लगे। फिर भी हमें सभी रचनाओं का ये पता होना चाहिए कि ये रचना उस लेखक द्वारा लिखी गई है। और थोड़ा सा अपनी तैयारी को और थोड़ा सा डेप्थ करते हुए, थोड़ा सा नॉलेज को और अधिक बढ़ाते हुए हमें जो समझ बेस के आधार पर प्रश्नों को तैयार करना है, ताकि आप परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत न कर पाओ। तो अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन और समझ के साथ अपने कंटेंट को आप पढ़कर चलोगे, तैयार करके चलोगे, तो आपके अवश्य ही फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। टीजीटी में 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और पीजीटी में जो है 200 नंबर का जो है 200 प्रश्न हिंदी संबंधी आते हैं। लेकिन टीजीटी में जो टोटल प्रश्न होते हैं वे 200 होते हैं। DBB की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। 100 नंबर का हमारा जनरल होता है और 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसी प्रकार से जो पीजीटी में ये है हमारा टीजीटी का, और पीजीटी में हमारे कुल 300 नंबर होते हैं, जिसमें 200 नंबर का सब्जेक्ट होता है और 100 नंबर का हमारा जो है जनरल पेपर होता है। तो कुल मिलाकर जो है हिंदी के प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर जो हिंदी सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप अधिक गेन कर पाओ। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 101। इस स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव था। नाथ संप्रदाय के संबंध में ये कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ये कथन नाथ संप्रदाय के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ये जो पंक्ति है ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, जो कि अमीर खुसरो जी के गुरु रहे हैं, अमीर खुसरो ने कही थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा
अगला प्रश्न देख लेते। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों का प्रभावों की मनस्थिति का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अमीर खुसरो द्वारा किस रचना में भारतीय बोलियों का वर्णन है? तो अमीर खुसरो जी की जो नूह सिपर जो रचना है उसमें भारतीय बोली का वर्णन दिया गया है। दो सुखने मुकरिया खालिकवारी, ये जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। लेकिन भारतीय बोली यानी कि खड़ी बोली का प्रयोग नूह सिपर में किया गया है। कई बार ये पूछा जाता है खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो जी ने अपनी किस रचना में किया है? तो नूह सिपर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 105। भारतीय बाहुबली रास के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो भारतीय बाहुबली रास की रचना जो है साली बद्रशूरी ने की, ये बिल्कुल सही है। साली बद्रशूरी जी की जो रचना है भारतीय बाहुबली रास है। उसके बाद इसमें शांत श्रृंगार व विभत्स रस की प्रधानता है। मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यह 205 छंदों का खंड काव्य है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसमें शांत श्रृंगार तथा इसके साथ जो है वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 106। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास बताया रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन इतिहास बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का जो इतिहास माना है, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र जी का, ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 107। जैन कवियों से संबंधित संगत कथन कौन सा है? तो जैन कवियों से संबंधित इनमें से सही कथन पूछा हुआ है। चंद्रबाला दास की रचना जालोर में हुई, जो कि आसगु कवि रहे। एक आसगु नामक जो कवि हैं, इन्होंने चंद्रबाला दास की रचना की है जालोर में, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। शाली बद्रशूरी द्वारा रचित भारतीय बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है, ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी कथन हमारे सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में से प्रवृत्तिगत नामकरण किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो प्रवृत्तिकरण नामकरण है वो कौन सा है, ये पूछा हुआ है। किसने दिया, ये नहीं है। तो शुक्ल, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किसने किया, तो आ जाएगा हमारा आंसर रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का उसकी प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण दिया है। लेकिन पूछा हुआ है इन नामों से प्रवृत्तिगत नामकरण कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल या प्रसाद युग? प्रसाद युग आपको पता ही है साहित्य इतिहासकार के नाम पर है, और जो है मध्यकाल जो है ऐतिहासिकता के आधार पर है, और आदिकाल को भी ऐतिहासिकता के आधार पर नामकरण रखा गया है। लेकिन भक्तिकाल, भक्ति जो है प्रवृत्ति रही है उस काल की, भक्ति काल की, तो प्रवृत्ति के आधार पर जो नामकरण है वो भक्ति काल को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 109। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये विद्वान है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 110। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जो ये रचनाएं दी गई है सूची 1 और सूची 2, इन एक तरफ जो है रचनाकार का नाम है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम है। तो हमें देखना है कौन से रचनाकार द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। तो देख लेते हैं। मधुकर जो रचना है वो जयमयंक जसचंद्रिका जी द्वारा लिखी गई है। सॉरी भाई, मैं उल्टा बोल गई। जयमयंक जसचंद्रिका जो रचना है वो मधुकर कवि जी द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और धनपाल जी द्वारा लिखी गई रचना है भविष्यत कहा, यानी कि ए का दो हमारा इस ऑप्शन में मिलेगा, डी हम देख लेते हैं आगे। रोड़ा कवि जी द्वारा लिखी गई रचना है वो है राउलवेल, और ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर।
तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ही हमारा सही आंसर है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित में से जो पंक्तियाँ दी गई है वे किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है, ये भी हम देख लेते हैं। 12 बरस ले कुकर जीवे, तो ये जो रचना है, ये रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई है, तो ये रचना जो है जगनिक द्वारा लिखी गई है। 12 बरस ले कुकर जीवे अरुज 16 GACR। तो देख लेते हैं आगे। अगली जो पंक्ति हमारी तांबा तबा ये दुई सोचा, ये पंक्ति जो है चरपटनाथ जी द्वारा लिखी गई है। दो इसका हो जाएगा 2 का 1 और ए का हमारा 4, 1 का 4, 2 का 1, इस बी ऑप्शन में मिलता है। हमारा आंसर हमारा हो जाएगा बी। और अन्य पंक्तियों को भी देख लेते हैं। 9 लख पातुरी आगे नाचे, जो ये पंक्ति है ये गोरखनाथ जी की है। पुरुष कहानी हो कहो, ये पंक्ति जो है विद्यापति की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 112। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा, तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो है आदर्शमूलक अध्यात्मवादी रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 114। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा दातासी ने किया, ये हमने देख ही लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ का नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 117। गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, द हिस्टोरिकल लिटरेचर एंड हिंदुस्तान। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 118। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया, तो ये गारसा दातासी द्वारा प्रथम इतिहास लिखने का जो प्रयास है गारसा दातासी ने फ्रेंच भाषा में किया। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन रहा है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जी द्वारा जो है प्रथम वृत्त संहार लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 120। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 121। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक 1888 में किस का प्रकाशन किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा तबका तुशुअराज के लेखक कौन है, इस ग्रंथ के लेखक जो है मौलवी करीमुद्दीन जी हैं। प्रश्न संख्या 123। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किया कहा गया है, तो आंसर क्या होगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा तज़किया सूराई हिंदी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 124। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया, तो मॉडर्न वर्नाकुलर और लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को नींव का जो पत्थर माना गया हिंदी साहित्य इतिहास में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 125। इसमें से असत्य कथन बताइए, तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक है, ये भी बिल्कुल सही है। सूत्रपात इन्होंने ही किया था इतिहास ग्रंथ लिखने का। शिव सिंह सरोज ने जो है लगभग शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया है, लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 126।
किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति का काल विभाजन बताया? तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, शुक्ल जी। शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में कितने कालखंडों को विभाजित किया है? साहित्य इतिहास काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो 4 कालखंडों में विभाजित किया है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। वीरगाथा काल के नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति क्या रही, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कुछ अपर्याय और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 129। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त का नाम क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम देखें तो हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हम क्या कह सकते हैं? तो आंसर क्या होगा हमारा? आदिकाल। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 130। इसमें से अशुद्ध जोड़ा छाटिए। अशुद्ध जोड़ा इनमें से हमें बताना है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र जी द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। शिव सिंह सरोज जी द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सिंगर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने नहीं लिखा, ये लिखा है विश्वनाथ जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 131 है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सबसे पहले रचनाकाल क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा उसका रचनाकाल माना जाता है 1839, जो कि गारसादातासी जी द्वारा लिखा गया। पढ़ते हैं आगे। 132 प्रश्न संख्या। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या रहा? तो आंसर हो जाएगा अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना ही इनका जो है क्रांतिकारी कदम माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार इनकी रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती। किन की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं रखा रामचंद्र शुक्ल ने? वो है सिद्धों और योगियों की रचनाओं को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो वो इतिहास ग्रंथ हमारा कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण संकलित है। प्रश्न संख्या 135। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में जो है इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? कृष्ण बिहारी सम्मिलित नहीं है। 3 मिश्र बंधु हुए हैं, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और जो है श्याम बिहारी। इन तीनों का नाम को जो है मिश्र बंधु कहा जाता है। 3 भाई हुए हैं ये। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग जो है 5 भागों में विभाजित किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 137। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु रहे हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में कुल कितने खंड हैं, ये आपको बताना है। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल निम्नलिखित में से 18 खंड हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 139। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो हमने पढ़ ही लिया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इतिहास जो ये ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखा गया। लेकिन इस इतिहास ग्रंथ को जो प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? प्रश्न में ये पूछा हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखा गया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? किशोरीलाल गुप्त। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 140। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 141।
आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 में किया। हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ जो है शुक्ल जी का ही माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रस्थान बिंदु किस इतिहास ग्रंथ को माना गया है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो है शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया माना गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 144। डॉक्टर गिरिशन ने अपने साहित्य इतिहास में सर्वाधिक सहायता किससे ली? तो वो शिव सिंह सरोज से इन्होंने ली है। इससे पहले जो गिरिशन जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास वो शिव सिंह सरोज जी का ही है। शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। लेखक का नाम शिव सिंह सेंगर है और ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 145। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसमें कवियों की संख्या जो है 952 मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। हिंदी के विदेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त जॉर्ज गिरिशन है, ये आप किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये कथन जो है, एक सेकेंड भाई, एक बार फिर पढ़ लेते हैं भाई प्रश्न को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वह जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या, और जो गिरिशन जी द्वारा लिखा गया वो फ्रेंच भाषा का ग्रंथ रहा है, और जो गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया वो फ्रेंच भाषा का ग्रंथ था, और गिरिशन जी द्वारा लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ था। इसलिए जो है कारण यही रहा कि इसलिए ये जो ग्रंथ है हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि से केंद्र बिंदु नहीं बन सके। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 148। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय पद्मलाल पन्नालाल बख्शी को जाता है, ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। तो 149 प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी में मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगा प्रसाद सिंह आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 150। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने कालों में विभाजित किया? तो आंसर हो जाएगा 4 कालों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष आरोही क्रम में लिखा। सबसे पहले पूछा गया है कौन सा ग्रंथ लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले मिश्र बंधुओं जी द्वारा मिश्र विनोद लिखा गया, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हजारी प्रसाद का है ये, और ये सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल का है, ये मिश्र बंधुओं का है। इस प्रकार से इन ग्रंथों को आप सीक्वेंस में लगा सकते हो, देख सकते हो पहले कौन सा लिखा गया उसके बाद कौन सा लिखा गया। और आदिकाल से संबंधित लगभग हमने 150 प्रश्नों को आज की क्लास के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको प्रश्न जो है पसंद आए होंगे, अच्छे प्रश्न लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, तो परीक्षाओं में जो है परीक्षाओं के लिए आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक बार देखना है। आपको डबल स्पीड करके दोबारा से इनको रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो, और इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास की हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए मैराथन के साथ। संपूर्ण हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैराथन क्लास के माध्यम से अधिक बार रिवीजन करने की हम परीक्षा तक कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर कहना चाहती हूँ, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट अवश्य करना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।